नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द यूएस वॉर इन अफगानिस्तान। देखिए, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन यूएसए के, उन्होंने ये बोला है कि भाई 11 सितंबर को, यानी 11 सितंबर 2021 को जितने भी यूएस ट्रूप्स हैं आपके अफगानिस्तान के अंदर, 11 सितंबर 2021 तक वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ये 11 सितंबर वही दिन है 2001 का जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। और एक बार यूएस फोर्सेस निकली तो कहीं ना कहीं जो बाकी नाटो की फोर्सेस थी, जो बाकी फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान के सॉइल पे डिप्लॉयड हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम तालिबान, ये भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगी। अभी के लिए जो ऑफिशियल नंबर्स बताया जा रहा है यूएस ट्रूप का अफगानिस्तान में, वो लगभग 2,500 है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 1,000 ट्रूप्स बाद में गए हैं। देखिए, बहुत डायनेमिक बेसिस पे ट्रूप्स के नंबर घटते बढ़ते हैं। एकदम से आज की डेट में वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किसी लेटर पे साइन किया तो कहो कल 500 या 5,000 फोर्सेस अफगानिस्तान में चली जाएं या वापस आ जाएं। तो ये जो फोर्सेस का नंबर है वो अफगानिस्तान में घटता बढ़ता रहता है। इन 3,500 यूएस ट्रूप्स के अलावा लगभग 7,000 फॉरेन ट्रूप्स और हैं अफगानिस्तान की धरती पे, जिनको मेनली नाटो एडमिनिस्टर करता है। और भी ट्रूप्स हैं इंटरनेशनल कोalition के अंदर, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। मतलब किस हिसाब से फॉरेन ट्रूप्स को अफगानिस्तान के सॉइल पे डिप्लॉय किया गया है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी कंप्लीट डेडलाइन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है ये कब शुरू हुआ। और ये शुरू हो गया था 1999 में। हालांकि अभी करंट क्राइसिस की बात हो रही है। वैसे तो अफगानिस्तान की जो लड़ाई है जाने कब से चली आ रही है। सोवियत का कब्जा था अफगानिस्तान में, सोवियत को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान को पीछे से मदद दी यूएसए ने, और आज की डेट में यूएस और तालिबान ही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो आप कह सकते हो कंफ्यूजन है, केओस है, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय पे ये डिसाइड हुआ था कि 1 मई 2021 तक यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाइडेन ने बोला है 11 सितंबर 2021। अभी इस बात पे तालिबान बोल रहा है कि हम अटैक जारी रखेंगे, हम सीज फायर बंद नहीं करेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। तालिबान तो देखिए लड़ाई कर ही रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं एक एक करके। शुरुआत होगी 15 अक्टूबर 1999 से। बट उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बना रखी हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस काफी सारी बन चुकी हैं, काफी बन रही हैं। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में बताया सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री और रमेश सिंह की इकोनॉमी, ये भी प्रोग्रेस में। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक की भी सीरीज बनी हुई मेरे चैनल के प्ले सेक्शन में। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, जो कि पीडीएफ के लिए आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक ऑटोमेटेड नोट्स का आपके पास एक कंपाइलेशन होगा, जिसको आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो वापस आ जाते हैं 15 अक्टूबर 1999, एंड अल कायदा एंड तालिबान नेक्सस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसका नाम था रेजोल्यूशन 1267, और इसने बनाया अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी। और कहीं ना कहीं इस अल कायदा और तालिबान सैंक्शंस कमेटी को एक माना गया और बोला गया कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये टेरर एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। इनकी फंडिंग पे, इनके जो आप कहते हो आतंकी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, इनके पास जिस प्रकार से आर्म्स पहुंचते हैं, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस गेड़ा कसेगा, और कहीं ना कहीं यूएसए इस पे टॉप पे था। तो आप देखोगे इसके बाद अलकायदा की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी, और अलकायदा का जो लीडर था ओसामा बिन लादेन, इसकी ताकत बढ़ेगी। यूएन ने जैसे ही शिकंजा कसना शुरू किया अलकायदा के ऊपर, अलकायदा और इसके लीडर ओसामा बिन लादेन की ताकत बढ़ी। 1980s में ये ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के जो टॉप मेंबर्स थे वो अफगानिस्तान और पेशावर पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। 1991 में ओसामा बिन लादेन सूडान चला गया, और अफगानिस्तान वो लौट के आया मिड 1990s में। अगर आप बात करो तालिबान की, वैसे तो देखिए अलकायदा एक अलग ग्रुप है, तालिबान एक अलग ग्रुप है, लेकिन कहीं ना कहीं अलकायदा और तालिबान के बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं। ठीक है, तालिबान की अगर बात की जाए तो पोस्ट सिविल वॉर सोवियत यूनियन का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है ना अफगानिस्तान में, काफी आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स रहा है। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रही है। यूएसए ने एक मेजर रोल प्ले किया है सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने का, लेकिन जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला तो वहां पे एक ताकत उठी जो थी तालिबान, और इस तालिबान के कहीं ना कहीं अलकायदा से रिलेशंस थे अच्छे। अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को एक बात नहीं पता होगी
नॉर्दर्न अलायंस असैसिनेशन। देखिए नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक ग्रुप है। अगर मैं आपको नॉर्दर्न अलायंस के बारे में बताऊं, सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से जाने के बाद जब तालिबान उठा ना, तो तालिबान के अगेंस्ट एक फोर्स खड़ी हुई जिसका नाम था अफगान नॉर्दर्न अलायंस। इसको यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सॉल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान भी इसको कहा जाता था। पर्शियन में नाम था जाबा ई मुताहिद ई इस्लामी ई मिली बरायती निजात ई अफगानिस्तानी। यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट था, लेट 1996 में ये बना है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो की मेंबर्स थे वो थे भाई बुरहानुद्दीन रब्बानी जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, अहमद शाह मसूद जो कि इसके डिफेंस मिनिस्टर थे। अहमद शाह मसूद जो कि नॉर्दर्न अलायंस के थे, ये कमांडर थे नॉर्दर्न अलायंस के, और ये नॉर्दर्न अलायंस कहीं ना कहीं तालिबान के अगेंस्ट लड़ रही थी। क्योंकि तालिबान की जो सोच थी ना राज करने की, वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से थी, कहीं ना कहीं मीडिवल इस्लामिक लॉ, एक पुराना इस्लामिक लॉ जिसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइट्स को दबाया जाता था, ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट लड़ रहा था, तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहा था नॉर्दर्न अलायंस। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि नॉर्दर्न अलायंस को बहुत कंट्री सपोर्ट दे रही थी। ईरान सपोर्ट दे रहा था, रशिया दे रहा था, तजिकिस्तान दे रहा था, टर्की दे रहा था, तुर्कमेनिस्तान, यूएस, उज्बेकिस्तान, इवन इंडिया भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट दे रहा था। लेकिन ये अगेंस्ट लड़ रहे थे किसके? अलकायदा के और तालिबान के। और तालिबान को सपोर्ट कौन दे रहा था? पाकिस्तान। आप सोचिए पाकिस्तान का टेरर से कितना पुराना कनेक्शन है। पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं ना, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी टेररिज्म फैलाते हैं। और यहां पे हुआ ये कि नॉर्दर्न अलायंस के इस कमांडर अहमद शाह मसूद को असैसिनेट करवा दिया प्रो तालिबान ग्रुप्स ने। अगर आप मसूद साहब की बात करो, गोरिल्ला वारफेयर के मास्टर थे, इनको लॉयन ऑफ पंजशीर भी कहा जाता था। और एंटी तालिबान लड़ाई में नॉर्दर्न अलायंस के अहमद शाह मसूद का मरना, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, काफी बड़ी बात थी। समझ गए? और उसके बाद आप देखोगे कि जब नॉर्दर्न अलायंस के अहमद शाह मसूद मरेंगे, उसके बाद तो ये इंश्योर हो गया था कि ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का हेड था, इसको तालिबान कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक एक्सपर्ट है इन सब मैटर्स में, पीटर बर्गन, उन्होंने ये बोला कि जब मसूद का असैसिनेशन हुआ, इट वाज द कर्टेन रेजर फॉर द अटैक्स ऑन न्यूयॉर्क सिटी एंड वाशिंगटन डीसी। मतलब कि 9 सितंबर 2001 को यहाँ पे अहमद शाह मसूद मर रहा है और 11 सितंबर को यूएस में 9/11 अटैक्स होते हैं। मतलब उस समय तक 9/11 अटैक्स की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और उस समय तक शायद तालिबान और ओसामा बिन लादेन अलकायदा के बीच में ये बातचीत भी हो चुकी थी कि ओसामा बिन लादेन की बाद में मदद करेंगे जब यूएस उसके पीछे पड़ेगा। क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी ये बात मानता था कि एक बार यूएस की धरती में बम फोड़े तो पीछे तो पड़ेगा यूएस। 11 सितंबर 2001 का दिन, वो फेटफुल दिन जिस दिन 4 कॉमर्शियल एयरलाइंस क्रैश हुए और जाके भेड़ दिए गए किसमें? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। एक जो चौथा प्लेन था वो शैंक्सविले पेंसिल्वानिया में गिरा। 3000 लोगों की इस अटैक में जान गई। और सबसे खास बात यह थी कि 19 लोगों ने इन 4 प्लेनों को हाईजैक किया था, उसमें से कोई भी अफगानिस्तान का नहीं था। इस ग्रुप को लीड कर रहा था मोहम्मद आटा नाम का एक पर्सन जो कि इजिप्शियंस था, और 15 हाईजैकर्स सऊदी अरेबिया के थे। जब यूएस के सॉइल पे इतना बड़ा अटैक होगा, उस समय पे इनके प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि इस टेररिज्म की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने अल कायदा और उसामा बिन लादेन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना, जबकि वो रिस्पॉन्सिबल थे। यहां से अल कायदा को एक बहुत तगड़ा बूस्ट भी मिला। हालांकि यूएस इनके पीछे पड़ा भी बहुत, बट कहीं ना कहीं जो अल कायदा की आइडियोलॉजी थी ना, वो फ्रेजाइल माइंड्स के अंदर घुसने लगी। कहीं ना कहीं अल कायदा को एक ऐसे, और उसामा बिन लादेन को एक ऐसे लीडर भी देखा कुछ लोगों ने जिनको लगा कि जो अमेरिका की बादशाहत को नीचे गिरा सकते हैं। फिर भाई अब यूएस में तो अटैक हुआ ही था, और यूएस इतनी बड़ी सुपर पावर है, इसको चुप कराना मुश्किल है। यूएस ने और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सीधे सीधे वार्निंग इशू की तालिबान रिजाइम को। उन्होंने तालिबान रिजाइम से बोला कि अल कायदा का ये जो लीडर है उसामा बिन लादेन, और अल कायदा की जितने भी लीडर्स हैं तुम्हारे पास, उनको यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटी को डिलीवर करो। तालिबान ने ये करने से कर दिया मना। अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में दोस्तों मैंने एक और वीडियो बना रखी है, अफगानिस्तान पीस टॉक्स करके। ठीक है ना, अफगानिस्तान पीस टॉक्स, इसमें सोवियत से लेके अमेरिकन तक की क्या हिस्ट्री रही है 1979 से लेके 2020 तक की, ये मैंने समझा रखी है। तो अफगानिस्तान पीस टॉक्स वाली वीडियो आप जरूर देख लें। यहाँ पे अफगानिस्तान की पीस टॉक्स में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 2020 तक क्या हुआ। इस वीडियो में मैं यूएस इन अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ 1999 से 2021 अप्रैल तक की। ओके, लेकिन 1979 से लेके 1999 तक क्या हुआ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अफगानिस्तान पीस टॉक्स वाली वीडियो में बताए हैं। आप देखोगे तो वहां से भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब आता है 18 सितंबर 2001 का दिन, वॉर फुटिंग। यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश
एक जॉइंट रेजोल्यूशन पे साइन करते हैं और बोलते हैं कि जितने भी लोगों ने यूएस के ऊपर 9/11 पे अटैक किया है उन सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे। और यहाँ पे बहुत से स्वीपिंग मेजर्स और रिफॉर्म्स लिए और डिसीजंस लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, टेररिज्म को रोकने के लिए, अफगानिस्तान को अटैक करने के लिए, और यूएस के अंदर किसी भी नागरिक के ऊपर ईव्सड्रॉपिंग करने लगे। यानी यूएस का सिक्योरिटी लॉ इस हद तक हार्श हो गया था कि यूएस का नागरिक कहीं पे भी किसी से भी फोन पे बात कर रहा हो तो उसकी बातें टैप हो जाएंगी। और टैपिंग में कुछ की वर्ड्स को रखा गया था, अगर वो वर्ड्स किसी भी रडार पे पॉइंट आउट होते हैं तो ऑटोमेटिकली यूएस अथॉरिटी सुनने लगेंगी कि क्या हो रहा है। और उस समय पे एक डिटेंशन कैंप था यूएस में, गुआंटानामो बे, क्यूबा में, वहां पे भी भीड़ बढ़ने ही लगी। फिर आता है 7 अक्टूबर 2001 का दिन। अब बीच की बहुत सारी चीजें मैंने मिस भी की हैं, एक एक चीज नहीं बता सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। द ओपनिंग साल्वो, यूएस मिलिट्री ने ब्रिटिश मिलिट्री के साथ मिलकर एक बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किया तालिबान फोर्सेस के अगेंस्ट, और इससे शुरुआत हुई ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस सबने बोला कि हम यूएस को यहां पे मदद करेंगे। शुरुआती फेजेस में यूएस एयर स्ट्राइक कर रहा था अलकायदा और तालिबान की फोर्सेस के ऊपर, और यहां पे यूएस की मदद बैकएंड से कौन कर रहा था? यूएस की स्पेशल फोर्सेस, नॉर्दर्न अलायंस ऑफ अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया कि तालिबान के अंदर भी एक मिलिट्री अलायंस था जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस, जो कि कहीं ना कहीं तालिबान से लड़ रहा था, और एथनिक पाश्तून एंटी तालिबान फोर्सेस भी कहीं ना कहीं यहां पे यूएस की मदद कर रहे हैं। ओके, फिर यूएस की कन्वेंशनल ग्राउंड फोर्सेस भी 19 अक्टूबर के लगभग पहुंची अफगानिस्तान में। लेकिन शुरुआती फेज में ग्राउंड लेवल पे जो लड़ाई हो रही थी तालिबान की, वो नॉर्दर्न अलाउंस के फाइटर्स के साथ ही हो रही थी, यानी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कह लीजिए आप, उनके साथ हो रही थी। यूएस वाले अभी ग्राउंड पे नहीं लड़ रहे थे। नवंबर 2001 पे आ जाते हैं, तालिबान का रिट्रीट। अब जब यूएस एयर स्ट्राइक्स कहीं ना कहीं तालिबान के अगेंस्ट पड़ने लगी, तालिबान इस चीज के लिए तैयार नहीं था। ओके ना, मजार शरीफ का जो इलाका है अफगानिस्तान का, तालिबान वो हार गया। ओके, 9 नवंबर 2001 को अब्दुल राशिद दोस्तुम एक इंपॉर्टेंट लीडर थे नॉर्दर्न अलायंस के, एक एथनिक उज़्बेक मिलिट्री लीडर हैं। आपको पता है कि जो अफगान सोसाइटी है वो ज्यादातर ट्राइबल से मिलकर लड़ी है, तो उसमें उज़्बेक मिलिट्री लीडर अब्दुल राशिद दोस्तम ने तालिबान रिजाइम को मजार शरीफ से खदेड़ दिया। उसके बाद तालिबान के बहुत सारे हिस्से जो उनके कंट्रोल में थे वो छूटने लगे, जैसे तालोकान, बमियान, हेरात, काबुल, जलालाबाद, ये सब तालिबान के हाथ से निकलते चले गए। 14 नवंबर 2001 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था रेजोल्यूशन 1378, और इसमें यह बोला गया कि यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अफगानिस्तान में ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को लाने का, क्योंकि जिन इलाकों से तालिबान को खदेड़ के बाहर फेंका जा रहा है वहां पे कोई ना कोई तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म सेटअप करना ही पड़ेगा। और यहां पे यूएन के मेंबर स्टेट से बोला जाएगा कि आप अपने अपनी तरीके से पीस कीपिंग फोर्सेस को यहां पे डोनेट करिए ताकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जा सके। दिसंबर 2001 पे आ जाते हैं, बिन लादेन ऑलमोस्ट पकड़ते पकड़ते बच गया। भाई बहुत लंबे समय से अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को ट्रैक किया जा रहा था। अब यूएस को यह पता चला कि जो तोरा बोरा केव कॉम्प्लेक्स है साउथ ईस्ट ऑफ काबुल में, वहां पे कहीं ना कहीं शायद उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न अलायंस के अफगान मिलिशियाज थे वो अलकायदा के मिलिटेंट्स के साथ लड़ते रहे 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। एक 2 हफ्ते लंबा बैटल चला इस तोरा बोरा केव कॉम्प्लेक्स में। बाद में पता चला कि सच में उसामा बिन लादेन वहां पे था और उसामा बिन लादेन बच के भाग गया। 16 दिसंबर को एक घोड़े पर बैठ के पाकिस्तान के लिए भाग गया उसामा बिन लादेन, और उसके जस्ट एक दिन बाद उसके 16 साथी, उसके आप कह लीजिए लगभग 20 साथी पकड़े गए। किसके द्वारा? इन अफगान मिलिशियाज के द्वारा। नॉर्दर्न अलायंस जो कि लड़ रहा था यहाँ पे अफगानिस्तान में अलकायदा की फोर्सेस के साथ, उन अलकायदा की फोर्सेस के पीछे छुपा हुआ था उसामा बिन लादेन, और उसामा बिन लादेन को भागने का मौका मिल गया और वो भाग गया और उसके साथ के साथी पकड़े गए 20 साथी। यहां पे यूएस की जो इंटेलिजेंस थी बिल्कुल सही थी कि तोरा बोरा में उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। प्रॉब्लम यहां पे ये बताई गई कि जब यूएस की ग्राउंड फोर्सेस वहां पे थी तो इस पूरे की पूरे मिलिट्री असॉल्ट को यूएस ने क्यों नहीं लीड किया? यहां पे नॉर्दर्न अलायंस की और अफगान फोर्सेस क्यों लड़ रही थी? अफगान फोर्सेस भी ब्रेवरी से लड़ी, हजात अली, हजीज अमन और हाजी जहीर के अंदर, बट कहीं ना कहीं अगर यूएस फोर्सेस ग्राउंड पे उनको लीड करती तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये आप कह सकते हो कि ये ऑपरेशन होता और कहीं ना कहीं शायद उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता। जो कि अफगान फोर्सेस कितना भी ब्रेवरी से लड़े, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसिप्लिन और वो मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स मिसिंग रह जाती हैं। तो यूएस के फोर्सेस के ऊपर और यूएस के पॉलिसी मेकर्स के ऊपर यहाँ पे एक इल्जाम लगाया गया कि भाई आपने यूएस फोर्सेस को लीड करने को क्यों नहीं बोला, क्योंकि शायद यूएस फोर्सेस वहां पे लीड करती तो उसामा बिन लादेन भाग नहीं पाता। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 5 दिसंबर 2001, एन इंटरिम गवर्नमेंट। काबुल
तालिबान के हाथ से निकल गया नवंबर 2001 में। यूनाइटेड नेशंस ने सारे मेजर अफगान फैक्शंस को बुलाया अफगानिस्तान में एक सरकार स्थापित करने के लिए। इन फैक्शंस में नॉर्दर्न अलायंस था और एक और ग्रुप था जिसको फॉर्मर किंग लीड करते थे, बट तालिबान को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। ये कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी के बॉन शहर में और 5 दिसंबर 2001 को इन सारे फैक्शंस में जिसने तालिबान नहीं है बॉन एग्रीमेंट साइन किया और उस बॉन एग्रीमेंट को एंडोर्स किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1383 ने। यहां पे ईरान की भी डिप्लोमेटिक हेल्प थी, यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही थी इसको ईरान भी खत्म करना चाहता था। और यहां पे हमीद करजाई को इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाया गया। जो भी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो सेटअप बनाया गया अफगानिस्तान में इस बॉन एग्रीमेंट के थ्रू, उसका इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेड थे हमीद करजाई। ओके भाई। फिर इस बॉन एग्रीमेंट के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया 1386 का 20 दिसंबर को, जिसके थ्रू बनाया गया इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। और आज भी इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के थ्रू ट्रूप्स को स्टेशन किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स में दुनिया भर की कंट्रीज के सिक्योरिटी ट्रूप्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज शायद मैंने जल्दी जल्दी में आपको गलत बता दी। ISAF अभी के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स अभी के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसको बनाया तो गया था दिसंबर 2001 में, लेकिन इसने अपने ऑपरेशंस आखिरी बार किए 28 दिसंबर 2014 को। उसके बाद ISAF को डिसबैंड कर दिया गया और उसके बाद एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन। ठीक है ना भाई, ये बात याद रखिएगा। ओके, रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन अभी के लिए भी काम कर रहा है। फरवरी 2021 को रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के 9592 ट्रूप्स डिप्लॉयड है अफगानिस्तान में, ये बात याद रखिएगा। तो ISAF के बाद जो मिशन ऑपरेट कर रहा है इस समय पर अफगानिस्तान में, उसका नाम है रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन। हालांकि उतनी जरूरत नहीं है, बस आपको बता दिया। 9 दिसंबर 2001 की बात कर लेते हैं, तालिबान का कोलैप्स। तालिबान बहुत बुरी तरीके से हार रहा था यहाँ पे यूएस और बाकी ट्रूप्स की लड़ाई के साथ। यहाँ पे तालिबान ने कांदाहार को सरेंडर कर दिया, उसका कंट्रोल दे दिया भाई अफगानिस्तान को। और जो तालिबान के लीडर थे मुल्ला अमर, ये वहां से भाग खड़े हुए और अलकायदा के लीडर्स जाके माउंटेन्स में छिप गए, यानी कहीं ना कहीं ये लोग बैक एंड में थे। मार्च 2002 पे आ जाते हैं, ऑपरेशन एनाकोंडा। तोरा बोरा के अटैक के बाद जो सबसे बड़ा मेजर ग्राउंड असॉल्ट हुआ तालिबान के अगेंस्ट और अलकायदा के अगेंस्ट, वो हुआ ऑपरेशन एनाकोंडा। ठीक है ना भाई। ये 800 अलकायदी और तालिबान फाइटर्स शाहियो कोट नाम की एक वैली है गारदेश सिटी के पास में, पख्तिया प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे 800 अलकायदा और तालिबान फाइटर्स के अगेंस्ट में ऑपरेशन एनाकोंडा लॉन्च किया गया। ठीक है ना। यहाँ पे 2000 यूएस और 1000 अफगान ट्रूप्स मिलिटेंट्स के साथ बैटर कर रहे थे। और कहीं ना कहीं एनाकोंडा का जो स्केल था वो काफी बड़ा था। लेकिन अब समझिए 2002 आते आते यूएस का जो इंटरेस्ट था ना कहीं अफगानिस्तान में, वो थोड़ा कम था, क्योंकि यूएस की कुछ और प्रायोरिटीज यहाँ पे उभर के आ रही थी। 2003 में आपको याद होगा यूएस इराक वॉर छिड़ गया था। कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक के ऊपर अटैक बोल दिया था। 20 मार्च 2003 इसकी डेट है। अब आप सोचिए कि सद्दाम हुसैन जो कुछ भी इराक में कर रहा था, यूएस का ध्यान उस तरफ जा रहा था। और कहीं ना कहीं जब यूएस का ध्यान उस तरफ जाएगा तो अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस की फोर्सेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। फिर 17 अप्रैल 2002 की बात करते हैं। यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर डिलीवर करते वक्त बोलते हैं कि अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पे वो नाम कोट करते हैं किसका, जॉर्ज मार्शल का। जॉर्ज मार्शल के नाम पे मार्शल 2 नाम का प्लान बना था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएस ने काफी सारा पैसा दिया और इसी लाइन पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि हम अफगानिस्तान को भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उस लेवल का पैसा यूएस की तरफ से यहाँ रिलीज नहीं किया गया। 2001 से लेकर 2009 के टाइम पीरियड में यूएस कांग्रेस ने केवल $38 बिलियन 38 बिलियन डॉलर्स भेजे अफगानिस्तान में एज ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस। अफगानिस्तान जैसी बड़ी कंट्री के लिए $38 बिलियन बहुत ज्यादा कम थे। फिर जून 2002 ट्रांजिशनल गवर्नमेंट नेम्ड हमीद करजाई, जो कि अफगानिस्तान के इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन थे सिंस दिसंबर 2001। इनको चुना गया कंट्री की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को लीड करने के लिए। करजई साहब अफगानिस्तान के अंदर दुराई पाश्तूस की पोपुलरजाई ट्राइब के हैं। ये पोपुलरजाई ट्राइब की अफगानिस्तान के अंदर काफी चलती है। 9/11 अटैक्स के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लौट के अफगानिस्तान में आए थे, तालिबान के खिलाफ मूवमेंट को ये लीड कर रहे थे। ऐसा बोला जा रहा है कि हमीद करजाई की फंक्शनिंग भी पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं थी। हमीद करजाई वो मेंबर्स
जो कि उनकी क्लैन को बिलोंग करते थे और उनकी सरकार को बिलोंग करते थे, उनके करप्शन के इश्यूज को हामिद करज़ाई ज़्यादा उठाते नहीं थे। नॉर्दर्न अलायंस की यहाँ पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न अलायंस के हामिद करज़ाई के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे थे। कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट सीटों पे किसको बैठाना है, प्रेसिडेंशियल पावर्स कितनी कम ज़्यादा होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके भी नॉर्दर्न अलायंस के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे थे। आपको मैं बता दूं, हामिद करज़ाई नॉर्दर्न अलायंस के ही मेंबर थे। फिर 1 मई 2003 की बात करते हैं। काबुल में एक ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय की यूएस के, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उस समय की यूएस के डोनाल्ड रम्सफील्ड ने क्या बोला कि मेजर कॉम्बैट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के रिस्पेक्ट में क्या बोला कि मिशन इनकम्प्लीट, मतलब कि इराक और अफगानिस्तान दोनों में जो हाई लेवल के लोग हैं यूएसए के, वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई वॉर खत्म हो गया। लेकिन उस समय भी अफगानिस्तान में लगभग 8,000 यूएस सोल्जर्स थे। अब आप सोचिए, जब यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अफगानिस्तान का, हमने अफगानिस्तान में वॉर खत्म कर दिया है, तब इस बात की उम्मीद की गई कि यूरोप में और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी एड ग्रुप्स हैं, जो भी फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में घुसेंगे और उसके रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे। बट अफगानिस्तान में इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए थे। अफगानिस्तान में अभी भी जो मिलिट्री थी, अभी भी जो टेररिस्ट थे वो बहुत ताकतवर थे। इसलिए कोई भी मेजर इंडस्ट्री और कोई भी बहुत बड़ा एड ग्रुप ने जाके वहां पे उस प्रोएक्टिव लेवल पे काम नहीं किया, क्योंकि अभी भी जो टेररिज्म की प्रॉब्लम थी अफगानिस्तान के अंदर वो सॉल्व नहीं हुई थी। प्लस अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा भी उतना, आप कह सकते हो, बल्क में नहीं गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 8 अगस्त 2003, इंटरनेशनल मिशन। जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, उसका कमान संभाली नाटो ने, और नाटो और आईएसएएफ का जो रोल था वो कंट्री में बढ़ा। नाटो का आप समझ सकते हो कि यूरोप के बाहर जो पहला ऑपरेशनल कमिटमेंट, पहला ऑपरेशनल जो मिशन था वो था अफगानिस्तान में, और आज तक नाटो फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व हैं। सितंबर 2005 में, जुलाई 2006 में, अक्टूबर 2006 में नाटो के ट्रूप्स यहाँ पे बढ़ाए गए। आईएसएफ के ट्रूप्स भी लगातार बढ़ते जा रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। पहले आईएसएफ के 5,000 ट्रूप्स थे, वो 65,000 पे पहुंच गए। और आईएसएफ के अंदर, मतलब आईएसएएफ के अंदर 42 कंट्रीज इन 65,000 ट्रूप्स को भेज के बैठी थी। नाटो मेंबर स्टेट्स के, आप कह सकते हो, ट्रूप्स भी यहाँ पे थे। ओके, 2006 में आईएसएफ ने इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस को कमांड को एज्यूम किया ईस्टर्न अफगानिस्तान में। यूएस लेड कोलिशन था, मेन जो कमांडर्स थे वो कहीं ना कहीं यूएस के थे। 9 अक्टूबर 2004, न्यू प्रेसिडेंट फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहली बार इलेक्शंस पड़े और करज़ाई पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड बन गए अफगानिस्तान के अंदर। बहुत बड़े नंबर्स में वोटर्स यहाँ पे आए, वायलेंस और इंटिमिडेशन के बावजूद भी यहाँ पे आके उन्होंने वोट डाला। करज़ाई को 55% वोट मिले। दूसरे नंबर पर थे यूसुफ कनूनी, इनको 16% वोट मिले। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि करज़ाई के वोटिंग प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। यहाँ पे 3 यूएन इलेक्शन वर्कर्स को किडनैप कर लिया गया। करज़ाई के अपोनेंट्स ने बोला कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बहुत हुई। लेकिन आप सोचिए, अफगानिस्तान के लिए एक बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट था। 2004 से पहले किसी भी प्रकार की अगर वोटिंग अफगानिस्तान में कभी हुई थी तो वो लगभग 1969 में हुई थी, जब किंग मोहम्मद जाहिर शाह के दौरान इलेक्शन करवाए गए थे। उसके बाद 2004 में इलेक्शंस हो रहे थे। अफगानिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होना बड़ी बात है। 29 अक्टूबर 2004 पे वापस आते हैं, बिन लादेन फिर से सामने आए। ठीक है ना, आप समझिए कि बिन लादेन ने यहाँ पे एक वीडियो टेप मैसेज रिलीज किया। ओके, कंट्री यानी कि यूएस के पोल से कुछ दिन पहले ही ओसामा बिन लादेन यहाँ पे एक टेप रिलीज करते हैं। कब? अरब टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा पे टेप रिलीज होता है। अल जजीरा तो ओसामा बिन लादेन के नाम पे इतना बड़ा चैनल बन गया आज की डेट में। ओके, तो लादेन ने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को टॉन्ट कहा, बुश एडमिनिस्ट्रेशन को उल्टी सीधी बातें बताई और बोला कि मैंने ही करवाए हैं 11 सितंबर 2001 के अटैक, जो कर सकते हो कर लो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अमेरिकन जो ईगो थी वो हर्ट हो गई थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश फिर से इलेक्शन जीत के आएंगे। यानी यहाँ पे जब वीडियो टेप मैसेज आएगा ओसामा बिन लादेन को, अमेरिकन को लगेगा कि इनको ईगो हर्ट हुई और फिर से यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट बन के सामने आएंगे। 2001 से लेकर 2009 तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही प्रेसिडेंट बने रहे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर 23 मई 2005 को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मिलकर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इशू किया और इन्होंने बताया कि भाई हम एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस ने बोला कि हम अफगान की मिलिट्री फैसिलिटीज को मदद करेंगे ताकि इंटरनेशनल टेरर के अगेंस्ट लड़ाई हो सके, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट लड़ाई हो सके। और इस अलायंस ने अपना गोल क्या दिया कि यूएस अफगान टाइज को बढ़ाया जाएगा, अफगानिस्तान की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दिया जाएगा और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को यूएस सिक्योरिटी ट्रेनिंग देंगी कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सको।
18 सितंबर 2005 आप देखिए 6 मिलियन अफगानिस्तान वोलेसी जिरगा यानी काउंसिल ऑफ पीपल का, मेशनानो जिरगा यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स का लोकल काउंसिल्स के इलेक्शन में वोट डालने के लिए सामने आएंगे। इन वोटिंग इलेक्शंस में, इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ये देखा गया कि आधे लोग जो वोट डाल रहे थे वो वुमेन थे। अफगानिस्तान की जो सोसाइटी बहुत पैट्रियार्कल और कंजर्वेटिव है, इसमें अगर वुमेन्स वोट डालने आ रही है ये बड़ी बात है। और अफगानिस्तान की जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें 249 सीट्स में 68 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व की गई और उनकी अपर हाउस में 102 सीटों में से 23 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व की गई। इस प्रकार का रिजर्वेशन तो इंडिया में भी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इस चीज में अफगानिस्तान हमसे थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव है और जरूरी भी है क्योंकि वहां पे वुमेन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जुलाई 2006 में आ जाते हैं, अब ब्लडी रिसर्जेस। यहां पे आप देखोगे तालिबान पुश बैक करना शुरू करेगा, वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। सुसाइड अटैक्स 2005 में जो 27 हो रहे थे वो 2006 तक 139 हो जाएंगे, ठीक है ना। रिमोटली डेटोनेटेड बॉम्बिंग, सुसाइड अटैक में तो बॉम्बर साथ में आ जाता है, रिमोटली डेटोनेटेड में बम रख दिया और दूर से रिमोट से बटन दबा के फोड़ दिया। 1677 आप कह सकते हो कि बॉम्बिंग होगी 2006 में। और यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, वहां की सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ऐसा बोला गया कि जो अफगानिस्तान की सरकार थी वो लोगों के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इकट्ठा नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के रूरल इलाकों में तालिबान लीडर्स के लिए लोगों को रिक्रूट करना मुश्किल नहीं था। कहीं ना कहीं ये जो तालिबान आज की डेट में इतना स्ट्रांग हुआ है ना, वो लोगों की सपोर्ट से ही हुआ है। अफगानिस्तान की सरकार उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए, उसके चलते तो वो बम उठा के फोड़ने लगे। ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे एक अफगानिस्तान के एक्सपर्ट हैं सेथ जे जोन्स, इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान के लोगों के पास बेसिक सर्विसेज नहीं है, उनकी पुलिस सर्विसेज और फोर्सेस प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं है, तो वो तैयारी नहीं है इस लेवल का अटैक झेलने के लिए, तालिबान जैसे लेवल का। ओके। और कहीं ना कहीं जो तालिबान के लोग हैं वो एथनिसिटी से तो अफगानी है ना, तो इसलिए भी वो वहां पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 27 मार्च 2009, नए प्रेसिडेंट है भाई अब यूएस में, ओबामा साहब। ओबामा साहब ने बोला कि भाई अफगानिस्तान में अगर सिक्योरिटी लानी है तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पे ओबामा ने टारगेट बनाया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के सेफ हेवेंस है इसको खत्म करो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो और पाकिस्तान को प्रेशराइज करो कि वो इस टेररिज्म को खत्म करे। पाकिस्तान तो वैसे भी ऊपर ऊपर से यही बोलता है कि भाई हम तो टेररिज्म का साथ ही नहीं देते, हम तो पीस के फेवर में है, तो ये सब दोगली बातें करता है पाकिस्तान और अंदर से वो टेररिज्म को सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे ओबामा साहब ने क्या किया कि पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दिया, पैसा देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से बोला कि तुम अलकायदा की मदद मत करना। बैक एंड से पाकिस्तान अलकायदा तालिबान की मदद ही कर रहा था। तो इस लेवल की भी बेवकूफी भी की है ओबामा ने। ओके। उसके बाद यहाँ पे ये भी प्लान था कि 4000 सोल्जर्स को अफगानिस्तान आर्मी और पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करने में डिप्लॉय किया जाएगा, कहीं ना कहीं किया भी गया। हमीद करजाई ने इस स्ट्रैटेजी को वेलकम भी किया। बट पाकिस्तान से अफगानिस्तान की वॉर में एक लिमिट से ज्यादा उम्मीद करना सही नहीं है और अभी भी ये उम्मीद लगाई जा रही जो कि बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबानी फैक्शंस को पाकिस्तानी सपोर्ट करता है। 1 मई 2011 ओसामा बिन लादेन की मौत। 1 मई 2011 को अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। ठीक है भाई, तो बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो विक्ट्री बनाई गई। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई को ही क्यों डिसाइड किया कि भाई हम यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, और जो बाइडेन ने 11 सितंबर को क्यों किया, क्योंकि 11 सितंबर को अटैक हुए थे और 1 मई को ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अब ये बोला गया कि भाई अमेरिका का तो प्राइमरी टारगेट था ओसामा बिन लादेन, बट ओसामा बिन लादेन को मार के यहाँ पे अमेरिका ने क्या कर लिया। अब अलकायदा एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। जब भले ही अलकायदा बढ़ रहा हो सकता है उस समय पे ओसामा बिन लादेन ने एक मेजर रोल प्ले किया। और मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा हो लेकिन बाद में वो $1 बिलियन का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो क्या अगर आप नहीं रहोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, आप रहे चाहे ना रहे। तो यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मर भले ही जाए, अलकायदा चलता रहा और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि अब ओसामा बिन लादेन जैसे बहुत सारे खड़े थे उसको लीड करने के लिए। प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला कि चलो ठीक है, अब अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को मार दिया है तो अब इस क्वैगमायर से बाहर निकल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला कि लगभग 33,000 जो ट्रूप्स हैं इनको हम बाहर निकालेंगे। हालांकि ट्रूप्स बहुत ज्यादा थे, अगर आप नाटो फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस को जोड़ दो अफगानिस्तान के अंदर तो लाखों में चला जाता है ये नंबर। और इस समय पे अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे हमीद करजाई, उन्होंने बोला कि भाई अभी ये वॉर ऑन टेरर खत्म नहीं हुआ है। और एट द सेम टाइम हमीद करजाई ने यह भी बोला है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है ना, ये अफगानिस्तान के घर की वजह से नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में इस टेररिज्म की वजह है। मतलब यहाँ पे अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट खुद यूएसए से और बाकी कंट्री सामने अपील कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो टेररिज्म है ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन 22 जून
2011 आते आते ओबामा ने बोला कि भाई ट्रूप्स को हम बाहर निकालेंगे। बाय द समर ऑफ 2012 ओबामा ने अनाउंस किया कि 33,000 ट्रूप्स बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से चीजें आई। तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि फैक्शन से यहाँ पे अमेरिका में प्रेशर था कि भाई ट्रूप्स को विड्रॉ करो। कुछ लोग बोल रहे थे इमीडिएटली विड्रॉ करो, कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करो, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई ट्रूप्स रखो, अभी विड्रॉ करना ठीक नहीं है। ओके, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होने लगी। बहुत सारी उस समय पे आप कह सकते हो कि कंडीशंस बनाई गई, विदड्रॉइंग प्लान्स बनाए गए, उनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ओबामा ने तो ये भी बोला है कि अगर हम लोग अफगानिस्तान से ट्रूप्स बाहर निकाल लेते हैं तो काउंटर टेररिज्म प्रायोरिटीज हम दूसरी जगहों पे इन ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हमीद करसाई लगातार यूएस को और नाटो फोर्सेस को ये आप कह सकते हो रिक्वेस्ट इशू कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आप बाहर मत निकालिए। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू 13 अप्रैल 2017। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम गिराया एक केव कॉम्प्लेक्स में ईस्टर्न नंगरहार प्रोविंस में। इस वेपन को बोला गया मदर ऑफ ऑल बम्स। 2017 में इसको काफी रिपोर्ट भी किया गया था। यहाँ पे ये जो बम गिराया गया तो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरान गिराया गया। यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि हो सकता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कुछ हजार यूएस ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दें अफगानिस्तान में। उस समय पे जब ये बम गिराया गया तो लगभग 9,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस के। लेकिन इस बम को गिराने के बाद जो तालिबान फैक्शंस की तरफ से रिस्पांस आया ना, ये लगा ही नहीं कि तालिबान कमजोर है। तालिबान ने जबरदस्त तरीके से पलट के यहाँ पे वॉर किया और उस समय पे रियलाइज हुआ कि तालिबान अभी भी 1/3 ऑफ अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था। यूएस मैरीन्स को हेलमंड प्रोविंस भेजा गया, यूएस मैरीन्स ने पलट के जवाब दिया, तालिबान भी पलट के यहाँ पे जवाब दे रहा है और तब से लड़ाई जारी है और किसी भी एंड से तालिबान यहाँ पे कमजोर नजर नहीं आ रहा है। 1/3 कंट्री के ऊपर अभी भी तालिबान का कब्जा है। 2018 लेट 2018 आते आते यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में बातचीत हो रही थी। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगा कि अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो एक काम करते हैं, तालिबान से कैसे करके मांडवली करके अपने यूएस ट्रूप्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। क्योंकि यूएस के लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट है कि हमारे जवान वहां पे जाके क्यों मरे, वहां से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। तो यूएस ने एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया यहाँ पे जिसका नाम था जलमाय खालिद। जलमाय खालिद टॉप तालिबान ऑफिशियल जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, इनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से यूएस ट्रूप्स को कैसे निकाला जाए। अब चूंकि यूएस को विड्रॉ करना है तो एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के तुरंत विड्रॉ कर लिया। अरे भाई, आपने इतने साल तक वहां पे लड़ाई लड़ी है तो कम से कम एक एफिशिएंट पॉलिटिकल सेटअप तो सेटअप करके जाओ। लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 1 मई तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक इतनी सारी बातचीत के बाद भी तालिबान से कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। अफगान पीस टॉक्स किस प्रकार से फॉल्टर कर रही हैं ये आपको तब पता चलेगा जब अफगानिस्तान पीस टॉक्स वाली वीडियो आप जाके देखोगे। ओके, 7 सितंबर 2019 की न्यूज है। खालिजाद ने, जो यूएस का नेगोशिएटर था, उसने अनाउंस किया कि भाई तालिबान लीडर्स के साथ एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट साइन हुआ है। बट उस समय हुआ ये कि एक यूएस सोल्जर्स की तालिबान अटैक में मौत हो गई। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया, मतलब अनाउंस किया कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है यूएस और तालिबान के बीच में। तो एक समय पे ऐसा लगा कि शायद तालिबान के लीडर्स के साथ यूएस का एग्रीमेंट हो चुका है। बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। प्रोबेबली इसकी वजह यह बताई गई कि कुछ यूएस सोल्जर्स को अटैक हुआ और एक यूएस सोल्जर्स की यहाँ पे मौत हो गई। ओके, तो कुल मिलाकर अब तब से ये बातचीत चल रही है कि हाँ भाई, कैसे ना कैसे करके यूएस फोर्सेस और तालिबान के बीच में एक प्रकार की मांडवली कर ली जाए। और यूएस और तालिबान के बीच में एक डील हुई 29 फरवरी 2020 को, जहां पे यूएस एनवॉय खालिजाद और तालिबान के बरादार साहब ने एक एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि भाई यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से कम किया जाएगा। 1 मई तक यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। एट द सेम टाइम तालिबान क्या करेगा कि भाई तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं देगा, किसी भी और प्रकार के टेरर ग्रुप को सपोर्ट नहीं देगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा। लेकिन सीज फायर की यहाँ पे बात नहीं हुई। तालिबान से एश्योरेंस दिया गया कि हाँ भाई वायलेंस कम होगा और तालिबान बैठ के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेगा। लेकिन सीज फायर का यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आया। यहाँ पे तालिबान ने दम से बेवकूफ बनाया है यूएसए को और अफगानिस्तान को। तालिबान के तो जाने कितने फाइटर्स अफगानिस्तान की सरकार ने छोड़ दिए, उसके बाद भी तालिबान ने फाइटिंग बंद नहीं की है। यूएस भी एयर स्ट्राइक से रिस्पॉन्स कर रहा है। पर ऐसे एग्रीमेंट का क्या मतलब? यूएस और तालिबान अगर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो कम से कम वायलेंस तो बंद हो। वायलेंस चालू है, वायलेंस नहीं बंद हो रहा है। और अब बाइडेन ने डिसाइड किया है कि यूएस फोर्सेस 9/11 की आप कह सकते हो जो डेट है 11 सितंबर, उस पर बाहर निकल जाएंगे। ये अनाउंसमेंट बाइडेन की तरफ से 14 अप्रैल 2021 को आया है। सीधे सीधे बोल दिया कि अमेरिकन फोर्सेस 11 सितंबर 2021 तक निकल जाएंगी, चाहे कोई विड्रॉल प्लान साइन हो चाहे साइन ना हो।
अभी के लिए 3,500 फोर्सेज हैं और लगभग 10,000 में आप कह सकते हो कि नाटो की फोर्सेज भी डिप्लॉयड हैं। इन सबको कहीं ना कहीं तालिबान अफगानिस्तान से बाहर निकालना है। हालांकि बैक एंड से जो बाइडन ने यह भी बोला है कि हम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग, हथियार वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे, बट एग्रीमेंट साइन हो चाहे ना हो, हम अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। तालिबान ने तो बोल दिया है कि अब हम पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे जब तक ये यूएस फोर्सेस और फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान की जमीन पे हैं। और ये फोर्सेस एक बार निकली मतलब तालिबान के हाथ में पूरा का पूरा अफगानिस्तान चला जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस 14 अप्रैल 2021 तक क्या हुआ है 1999 से। आई होप आपको पूरा का पूरा एग्रीमेंट समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आगे जो भी होगा वो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो एडिटोरियल की, करंट अफेयर्स की, मैं कवर करता ही रहूंगा। और कुछ अगर आप कह सकते हो कि और सब्सिक्वेंट एडिशन होता है तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। गुड बाय।